नमस्कार मित्रों। स्वदेशी चौपाल के मंच से आप सबका स्वागत। मैं मनोज दीक्षित, संप्रति कुलपति अवध विश्वविद्यालय अयोध्या। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस संक्रमण काल से हमारा देश इस समय गुजर रहा है, उसके बाद का भारत कैसा होगा, इसकी संकल्पना हमें आज ही करनी होगी। यह भी निश्चित है कि स्वावलंबन के बिना आगे आने वाले समय में कोई भी देश अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकता। किसी भी देश की स्थिति उसकी आत्मनिर्भरता से तौली जाती है, और हमने देखा कि कोरोना वायरस के प्रकोप के आने के बाद हमारी जो सबसे बड़ी अवधारणा थी वही टूट गई। हमारी सबसे बड़ी अवधारणा थी कि पूरी दुनिया एक वैश्विक गांव में परिवर्तित हो गई है, छोटी हो गई है, सिकुड़ गई है। इस देश का बाजार उस देश में, उस देश का बाजार उस देश में। उपभोक्ता कोई और निर्माता कोई। ऐसा संभव इसलिए था क्योंकि दुनिया छोटी हो गई थी और हम ग्लोबल विलेज की संकल्पना में जी रहे थे, आनंद के गोते लगा रहे थे। हम लोग आराम से कहा करते थे कि हम प्रातःकालीन नाश्ता कहीं करेंगे, दोपहर का भोजन कहीं करेंगे, रात का भोजन कहीं होगा, और यूं ही छोटी सी दुनिया का भ्रमण करके हम वापस आ जाएंगे। लेकिन कोरोना ने हमारी सबसे बड़ी संकल्पना को धूल धूसरित कर दिया। न केवल राष्ट्रीय बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट हो गई, बल्कि जिले जिले की सीमाएं सील हुई। वो जो यूरो पार्लियामेंट बनाकर, एक करेंसी बनाकर, एक व्यवस्था के अंतर्गत आना चाहता था, आ रहा था, जिसके बाहर जाने पर ब्रिटेन की तमाम आलोचनाएं हुई। आज हर देश की सीमाएं सख्त हैं, एक दूसरे के लिए बंद हैं, क्योंकि एक बीमारी ने हमें भयाक्रांत कर दिया है और हमारे पास इस बात का उत्तर नहीं है। यदि हमारे अपने स्वदेश में कोई उत्पादन नहीं हो रहा है तो वो विदेश से आएगा कैसे। हमने देखा कि भारत जैसे अति विशाल देश में जब संचार के साधन बंद हुए, यातायात परिवहन के साधन बंद हुए, तो हमें समझ में आ गया कि ये जो वैश्विक अवधारणा, अखिल अवधारणाएं हैं, इनका आधार नितांत लोकल है, स्थानीय है। इसलिए इस 3 माह के लगभग एक विशाल सत्र ने हमें काफी चिंतन करने का अवसर दिया है। और मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये चिंतन अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके से ही होंगे। सरकारों का चिंतन अलग होगा, व्यापारियों का चिंतन अलग होगा, हम सामान्य लोगों का चिंतन अलग होगा, संस्कृति और धर्म के वाहक लोगों का चिंतन अलग होगा। लेकिन इन सबके चिंतन में एक मूल धारणा है कि यदि अब स्वावलंबी नहीं हुए तो हमारा निपटारा नहीं है, हमारा सर्वाइवल नहीं है। हमारी सोच में ये इम्पोर्टेंट, ये विशेष वस्तु आ जानी चाहिए। ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करनी थी वो खत्म हो जानी चाहिए। अब सर्वाइवल ऑफ एवरी यूनिट का इंपॉर्टेंस आ जाना चाहिए। भारत जैसे विशाल देश की यदि हम व्यवस्था को देखें तो वो स्वावलंबन किन किन चीजों का होना चाहिए। मैं केवल आर्थिक स्वावलंबन की बात नहीं करना चाहता। आर्थिक स्वावलंबन मेरे हिसाब से एक बहुत छोटी कल्पना है। भारत केवल एक आर्थिक शक्ति नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, होना चाहता भी नहीं है। भारत एक चिंतन की शक्ति है। भारत
शिक्षा की शक्ति है, भारत में गुरुतर साहित्य है, भारत में विश्व के गुरु बनने की क्षमता का उद्बोधन है। भारत को इन सभी का प्रस्फुटन करने का समय आ गया है। आज जिस विषय पर चर्चा करने का निर्देश मुझे स्वदेशी जागरण मंच के माननीय पदाधिकारियों ने, विशेष रूप से अजय जी ने निर्देशित किया है, मैं उस विषय पर चिंता करने की कोशिश करता हूं। मैं चिंतन करने की कोशिश नहीं कर रहा, शायद वो मेरा अधिकार भी नहीं है। और हम आज इस स्वदेशी चौपाल में एक इकाई को स्वदेशी कैसे करें, इसकी चिंतन करेंगे, और वो इकाइयां कौन सी हों, इस पर चिंतन करेंगे। हमारा विषय है स्वदेशी अयोध्या, स्वावलंबी अयोध्या। अयोध्या ही क्यों? ये विषय इसलिए अयोध्या पर केंद्रित नहीं है कि अयोध्या आज के तारीख में, आज की तिथि में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। नहीं, अयोध्या इसलिए क्योंकि अयोध्या भारत की पहचान है, आदिपुरियों में प्रथम पुरी है, सृष्टि के आरंभ का नगर है। तो यदि अयोध्या को एक मानक मानकर या एक सिंबल मानकर हम स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो यह मॉडल, यह प्रतिमान पूरे देश में लागू होने की क्षमता में आ जाएगा। 50% से अधिक देश इस मॉडल को अपना सकता है। हम ये मानते हैं कि वैश्विक संस्कृति की संरचना में मनुष्य का अधिवास, भूमि का सबसे बड़ा योगदान होता है। यायावर दशा से चला हुआ मनुष्य धीरे धीरे स्थायित्व की खोज में न केवल प्रकृति का अनुरागी बना, बल्कि उसके प्राकृतिक अनुराग को उत्तरोत्तर विकसित करता गया। हम लोग सरयू के तट पर बैठे हैं। सरयू जो पहचान है इस देश की, कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान, निर्विष्टः सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। यह सदा नीरा उर्वरा धरती प्रकृति की वह अनूठी नदी है जिसके किनारे एक संस्कृति पनपी थी, एक सभ्यता पनपी थी, जिसने पूरे विश्व को आच्छादित किया था। राम भारत के नहीं है, राम वैश्विक नायक के रूप में प्रतिष्ठित है। आज किसी भी देश में आप चले जाइए, विश्व के 100 से अधिक देशों में राम की प्रतिष्ठा एक महानायक के रूप में होती है। मोक्षदायक सप्तपुरियों में परिगणित विश्व के मस्तक होने का गौरव प्राप्त तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सहज साधना भूमि अयोध्या को एक समय कोसल की राजधानी होने का श्रेय प्राप्त था। अथर्ववेद में भी अयोध्या का अलंकारिक उल्लेख हुआ है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूह अयोध्या, तस्याम हिरणमयम कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अर्थात 8 चक्र और 9 द्वार वाली देवपुरी अयोध्या को अथर्ववेद में स्थान मिला था। इसी प्रकार शिव संहिता के अनुसार सरयू के तट पर अयोध्या राम की लोक विश्रुत लीला भूमि मानी जाती थी। भोग स्थानों पर अयोध्या लीला स्थानंत भुवः, भोग लीला पति रामो निरंकुश विभूतकः। इस प्रकार हम यह मान सकते हैं कि अयोध्या एक आदिपुरी के रूप में विख्यात थी। यह केवल एक नगर नहीं था, यह एक पूरी व्यवस्था थी, महाजनपद की राजधानी थी। अयोध्या में सप्तपुरियां थी, गुप्त, विष्णु, चक्र, पुण्य, चंद्र, धर्म और विल्व। और वशिष्ठ संहिता में इस प्रकार का उल्लेख प्राप्त होता है कि अयोध्या नगरी नित्या सच्चिदानंद स्वरूपिणी, यशांसेन वैकुंठो गोलोकादि प्रतिष्ठितः, यत्र श्री सरयू नित्या प्रेम वारि प्रवाहिणी, यस्यांसेन संभूता विरजादि सरिद्वाराः। ऋग्वेद में सरयू नदी का उल्लेख हुआ है
कौशल का एक बार भी उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में, लेकिन सरयू नदी का उल्लेख 3 स्थानों पर होता है। इस प्रकार हम ये मानते हैं कि वैवस्वत या सप्तमनु ने प्रलयकारी बाढ़ के रक्षार्थ हिमालय के शिखर पर आश्रय लिया। धीरे धीरे जलस्तर कम होने पर वे नीचे उतरते रहे। इसी प्रकार उक्त पर्वत का नाम मनोवतरण किया गया। तत्कालीन भौगोलिक परिस्थितियों में सरयू के किनारे अवस्थित अयोध्या से उपयुक्त स्थान कोई हो नहीं सकता था। अयोध्या की भौगोलिक संरचना, उसका नक्शा यदि देखें वह अद्भुत है। 3 ओर से सरयू से घिरी हुई अयोध्या भौगोलिक चिंतन के लिए आज भी एक शोध का विषय है। जब हम कहते हैं सरयू की पवित्रता, जल रूपेण ब्रह्मैव सरयू मोक्षदा सदा नेवात्र कर्मणा भोगो राम रूपो भवे नरः। सामान्य धारा नहीं है, ब्रह्म की साक्षात धारा माना जाता है सरयू को। और जब वो स्वामी तुलसीदास रामचरितमानस लिखते हैं तो राम स्वयं जन्मभूमि का स्तुतिगान करते हुए कहते हैं, जन्मभूमि ममि पुरी सुहामनि उत्तर दिश वह सरयू पावनि जा मज्जनते विनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा अति प्रिय मोहि हिया के बासी मम धामदा पुरी सुख राशि हर्षे सब कपि सुनि प्रभुवानी धन्य अवध जो राम। इतनी सुंदर नदी के किनारे अवस्थित यह नगर केवल एक नगर नहीं है, बल्कि एक प्रमाण है भारतीय सभ्यता का, भारतीय संस्कृति का, भारत की निष्ठा का, भारत की प्रकृति का, भारत की पूरी ज्ञान परंपरा का आधार है। इस प्रकार जब हम ये कहते हैं कि अयोध्या का क्षमा करेंगे, कतिपय कारणों से तकनीकी बाधाओं के कारण यह व्यवधान हुआ। हम बात कर रहे थे अयोध्या जैसे एक विशिष्ट क्षेत्र की, जो तीर्थ है, धर्म क्षेत्र है, आदि नगरी है और भारत की पूरी मनीषा में, भारत की पूरी सीमाओं में संभवतः सबसे मुख्य नगर है। अब हमें विचार ये करना चाहिए कि स्वदेशी के माध्यम से एक तीर्थ क्षेत्र को कैसे विकसित किया जाए। इसके कई सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। एक तो ये कि नगर विन्यास कैसा हो, नगर विन्यास इस प्रकार का जिससे उसकी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए और एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। नगर विन्यास के साथ साथ हमारे पास ये आंकड़े होने चाहिए कि यहाँ पर किस प्रकार के कितने लोग वर्ष भर में आते हैं और उनका एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनके खर्चे क्या हैं, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, कौन से उद्योग यहां लगने चाहिए जिससे कि यहां के लोगों को अधिक से अधिक सेवा का अवसर मिले, कौन सी टेक्नोलॉजी यहां पर लाई जानी चाहिए। और इन सब में एक सावधानी बरतनी होगी। वह विशेष सावधानी यह बरतनी होगी कि वह अयोध्या के मूल मूल्यों के साथ खिलवाड़ न करें। अयोध्या का जो वर्तमान इतिहास है, पिछले 500 वर्षों से जिस संघर्ष का इतिहास अयोध्या ने दिया, उसकी परिणति पिछले 30 वर्षों में हुई और आज एक स्थिति बदली है जहां पर हम इस स्वावलंबन की चर्चा कर पा रहे हैं। जब यह स्थिति बदलती है तो हमें नगर विन्यास का विचार करना चाहिए। मैंने आपको एक श्लोक बताया था, अष्टचक्र और नवद्वार की सिटी थी।
आधुनिक नगर विन्यास भी दो कंट्रास्टिंग सिस्टम्स से बात करता है। एक सिस्टम है जिसको वो न्यूक्लियर सिस्टम कहता है, जो गोलाकार शहर एक न्यूक्लियस से बढ़ता हुआ अपनी आवृत्तियों में आगे बढ़ता चला जाता है, और एक जिसे हम लीनियर सिटी कहते हैं, जो रीढ़ मेरुदंड की तरह सीधा बढ़ता चला जाता है, जिसमें चौड़ाई कम होती है और लंबाई विषम। ईस्टर्न यूरोप की बहुत सारे नगर लीनियर हैं, अमेरिका और ब्रिटेन के बहुत सारे नगर, भारत के बहुत सारे नगर न्यूक्लियर हैं। दोनों की अपनी अपनी क्षमताएं हैं, दोनों के अपने अपने विचार हैं, लेकिन भारत में तीर्थ क्षेत्रों में लीनियर सिस्टम नहीं चलेगा। भारत के तीर्थ क्षेत्रों में न्यूक्लियर सिस्टम ही चलेगा और चलना भी चाहिए। कारण यह है कि भारत में गर्भ की कल्पना है। सिटी अपने आप में, नगर अपने आप में उभरा होता है, पैदा हुआ होता है, नैसर्गिक रूप से उपजता हुआ है। उसकी भी एक नाभि होती है जिसको नाभिक कह सकते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द टाउन। हर पवित्र नगर का एक न्यूक्लियस है जहां से वो नगर प्रारंभ हुआ है और आगे बढ़ता चला गया है, और वो न्यूक्लियर में ही आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए एक जो अध्ययन हुआ है, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन जो किया गया है, उसके अनुसार नागेश्वर नाथ मंदिर अयोध्या का नाभिक है, और धीरे धीरे वहां से वो शहर विकसित होता हुआ चारों तरफ फैल जाता है। नदी नैसर्गिक सीमा हो जाती है। इसलिए आप अगर अयोध्या के पुराने नक्शे को उठाकर देखें तो वो मां के गर्भ की शक्ल में बना हुआ एक नक्शा है जिसके अंदर अयोध्या अवस्थित थी। इतनी सुंदर भौगोलिक संरचना का जो नगर है, उसका स्वावलंबी होना, समर्थ होना आवश्यक भी है, जरूरी है। अब इसकी अर्थव्यवस्था के संबंध में एक छोटा सा विचार देकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हमारी अर्थव्यवस्था में शक्ति किस बात से आती है, मैं उदाहरण देना चाहूंगा। हमें यह बताया गया, हम सब लोगों ने यह पढ़ा है कि पर्यटन बहुत बड़ी संख्या में विदेशी मुद्रा लाता है, इसलिए पर्यटन का एक अपना विशेष आर्थिक महत्व है, और विश्व के बहुत सारे देशों ने बहुत तेजी से पर्यटन की संख्या को प्राप्त करके अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। लेकिन दूसरी ओर मैं अगर आपको यह बताऊं कि वेस्ट इंडीज के तमाम सारे देश, ट्रिनिडाद, टोबैगो, पोर्ट ऑफ स्पेन, जमाइका इत्यादि इत्यादि तमाम देश जो हैं, वहां पर आने वाले पर्यटकों की संख्या भारत से कई गुना है, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी कभी नहीं हो पाई। इसका पहला अर्थ तो यह होना चाहिए कि संख्या से अर्थव्यवस्था का सीधा संबंध नहीं है। संबंध है जिसको मैं इस प्रकार से एक्सप्लेन करूं यदि, कि हमारी जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, जिसको हम कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था के संबंध में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। मैं तीर्थ क्षेत्र में उस टर्मिनोलॉजी को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लेना चाहूंगा, लेकिन जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो जितना अधिक होगा, अर्थव्यवस्था उतनी सुदृढ़ होगी। और मल्टीप्लायर इफेक्ट किस बात से बनता है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट का छोटा सा अर्थ यूं है कि यदि कोई व्यक्ति आपके नगर में 100 रुपए खर्च करता है तो वो 100 रुपए अपनी वैल्यू को धीरे धीरे लूज करते हैं, धीरे धीरे खोते जाते हैं। कई चक्रों में यह धनराशि धीरे धीरे खो जाती है। यानी आपने 100 रुपया किसी व्यक्ति को दिया, उस व्यक्ति ने 40 रुपया किसी और व्यक्ति को देकर कुछ और सामान खरीदा, उसने 20 रुपए देकर कुछ और सामान खरीदा, 10 रुपए देकर कुछ और सामान खरीदा, 5 रुपए देकर कुछ और सामान खरीदा। तो जब तक यह वैल्यू नगण्य न हो जाए तब तक वो कई चक्रों में उस क्षेत्र में घूम जाती है। यही उसकी अर्थव्यवस्था का आधार बनती है। अब समस्या कहां आती है? समस्या वहां आती है कि जब पहली बार में ही ये 100 रुपए इस नगर की सीमा से, क्षेत्र की सीमा से, इस प्रदेश की सीमा से बाहर चले जाएं तो उसका चक्र उस सीमा के अंतर्गत नहीं लगता है और उसका प्रभाव
अर्थव्यवस्था पर शून्य हो जाता है, कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि वेस्ट इंडीज के उन देशों में जहां पर भारी संख्या में लोग आते हैं, फिर भी उनकी अर्थव्यवस्था को बल इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि स्थानीय उत्पादों का उपयोग वहां नहीं होता, और जो भी पैसा आप देते हैं वो तुरंत एक्सपोर्ट होकर बाहर चला जाता है। मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं, तो इसलिए मल्टीनेशनल कंपनी को यदि आप प्रश्रय देते हैं तो आप अपनी मल्टीप्लायर को कम ही कर रहे हैं, बढ़ा नहीं सकते। स्वावलंबन का यही आधार है, यही फॉर्मूला स्वावलंबन का है जो हमारे इस तीर्थ क्षेत्रों को विकसित कर सकता है। अब हम पहले अनुमान ये लगाएं कि ये स्वावलंबन के लिए नगर क्षेत्र के अंदर होने वाली गतिविधियों का, प्रमुख गतिविधियों का हमें संज्ञान लेना होगा। वहां पर गतिविधियों को इंपोर्ट नहीं करना है, वहां की गतिविधियों का संज्ञान लेना है और संज्ञान लेकर यह तय करना है कि इन गतिविधियों को सेल्फ सस्टेन्ड मोड में हम कैसे यहां पर चला सकते हैं। उदाहरण के लिए तीर्थ क्षेत्रों में सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक जनरेशन होती है वो प्रसाद, पूजा सामग्री, उससे जुड़े हुए सारे के सारे उत्पाद जो हैं वो उसकी अर्थव्यवस्था का पहला आधार हो जाते हैं। भोजन सामग्री, सभी मंदिरों में, मठों में बनने वाले भोज्य सामग्री, जाहिर है इस भोजन सामग्री के लिए आपको सब्जी चाहिए, मसाले चाहिए, अन्न चाहिए। अब यह देखना होगा कि यह सब प्राथमिक रूप से कौन उपजा रहे हैं, कौन ला रहे हैं। यदि ये स्थानीय क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों से सप्लाई हो रही है तो सीधा लाभ नगर को पहुंचेगा। यदि ये सप्लाई उन लोगों द्वारा हो रही है जो नगरवासी हैं, सीधा लाभ, प्रत्यक्ष लाभ नगर को होगा। लेकिन यदि कोई, जिसे हम आजकल स्मार्ट सिटीज के कॉन्सेप्ट पे कहते हैं, यदि कोई बाहरी संगठन आकर, बाहरी वो देश का भी हो सकता है, बाहरी देश का भी हो सकता है, वो आकर आपके यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करता है, उसमें दिया जाने वाला पैसा 80% एक्सपोर्ट हो जाता है। इसको हम मल्टीप्लायर लैंग्वेज में कहते हैं लीकेज। जितना अधिक लीकेज होगा उतना ही कम अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालेगा। वेस्ट इंडीज के देशों का ये उदाहरण आपको समझाने के लिए पर्याप्त है कि वहां आने वाले लोगों की संख्या से वहां होने वाली अर्थव्यवस्था की गतिविधियों पर असर कम पड़ता है, क्योंकि लीकेज बहुत ज्यादा है। छोटे से छोटे सामान इंपोर्ट हो रहा है, अर्थात उसका पैसा जो हम दे रहे हैं वो वापस अपने मूल संगठन को चला जाता है, मूल देश में चला जाता है, वो हमारे देश में चक्कर नहीं लगाता है, इसलिए उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो स्वावलंबी होने के लिए अयोध्या की आवश्यकताओं को अयोध्या क्षेत्र से पूरा करने की व्यवस्था को यदि प्राथमिकता दी जाएगी तो अयोध्या स्वावलंबी भी होगी, स्वस्थ भी होगी, खुश भी रहेगी, और लोग अपने मूल्यों का संरक्षण रक्षण करते हुए भी आपके नगर से जुड़ सकेंगे और अपना जीवन यापन कर सकेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। मैंने कहा था नगर विन्यास। अयोध्या या विश्व के किसी भी स्थान पर आप क्यों जाते हैं? आप जाते हैं क्योंकि आपके मन में एक परसेप्टिव इमेज होती है उस जगह की, उसके बारे में एक आपकी संकल्पनात्मक छवि होती है जिसको देखने आप वहां जाते हैं। अयोध्या या भारत की संकल्पनात्मक छवि मूलतः सांस्कृतिक, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को जानने समझने के लिए लोग आते हैं। काशी का उदाहरण आपके सामने है, हरिद्वार ऋषिकेश का उदाहरण आपके सामने है, सुदूर दक्षिण के कन्याकुमारी से लेकर तमाम सारे ऐसे स्थान हैं जिनके उदाहरण आपके सामने। भारत में आने जाने वालों की संख्या का बहुत बड़ा हिस्सा इन धर्म क्षेत्रों में है, क्योंकि लोग जानना समझना चाहते हैं। और विश्व की दृष्टि में परसेप्टिव इमेज भारत की एक सांस्कृतिक देश के रूप में है। अंग्रेजों के जमाने में जो सांप छछूंदर वाली इमेज थी वो बहुत पहले खा गई। अब उस सांस्कृतिक विरासत को, उन सांस्कृतिक मूल्यों का जो अध्ययन करने, उनको देखने, उनको दृष्टिगोचर करने जो आ रहा है, उसके लक्षण, उसके दर्शन नहीं हुए तो वो जाहिर है
वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड होगा, और उस डिसअपॉइंटेड व्यक्ति के लिए आपकी इस संरचना में कोई भी पैसे लगाना उचित नहीं लगेगा। इसलिए सांस्कृतिक मूल्यों का, सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण किसी भी तीर्थ क्षेत्र के लिए, उसके विकास के लिए पहली और मूल आवश्यकता है। मेरा ये मानना है कि अयोध्या का जो मूल क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र ना भी करें, अगर विश्व के तमाम सारे बड़े नगरों के अंदर ये छोटे संरक्षित क्षेत्र बने हुए हैं, मैंने भी बहुत सारे ऐसे नगरों के दर्शन किए, लेकिन वो संरक्षित क्षेत्र अपनी मूल संस्कृति का उल्लेख करता है, उसका प्रस्फुटन करता है, उसको प्रदर्शन करता है, तो वह देखने दुनिया आती है। इसलिए अयोध्या के जो मूल्यों का प्रदर्शन या उसका दर्शन, उसके लक्षणों का संरक्षण, ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता होनी चाहिए। नगरों का निर्माण, भवनों का निर्माण, होटलों का निर्माण, रिजॉर्ट्स का निर्माण, ये सेकेंडरी है, ये द्वितीय आवश्यकता है, प्राथमिक नहीं है। प्रथम संरक्षण, दूसरा विकास, नवनिर्माण, तीसरा उसके बाद जाकर हम थर्ड जोन में, जिसको हम बफर जोन के बाद की बात करते हैं, उद्योग धंधे, जो इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को संरक्षित कर सके, बचा सके, कंजर्व, प्रिजर्व कर सके। बहुत बड़ी अयोध्या परिलक्षित भी नहीं होती है। अयोध्या के भी अब हम सब जानते हैं कि ऐतिहासिक कारण रहे हैं उसके इस स्थिति में आने के, लेकिन 100-125 साल पहले भी एडवर्ड ने अयोध्या के रामकोट का मुख्य क्षेत्र चिन्हित किया था, जो आज भी अयोध्या में वो खंभे स्थान लगे हुए मिल जाते हैं, जिन्हें अयोध्या कहा जा सकता है, राम की अयोध्या को कहा जा सकता है। बहुत छोटा क्षेत्र है, बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उतना क्षेत्र आज भी उपलब्ध है, जो मुझे लगता है कि अयोध्या की मूल संस्कृति का सबसे बड़ा वाहक है। उस क्षेत्र का संरक्षण बगैर किसी शर्त के होना ही चाहिए। बगैर किसी शर्त के मतलब, मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे वैधानिक कारणों में जाकर उलझ जाए कि ये जमीन किसकी है, ये भवन किसका था, ये कहां था, ये मंदिर किसका है। ये सब उलझने वाली चीजें हैं। अयोध्या में इस सब के कोई रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल नहीं है, ना उन्हें कोई संरक्षित और बचाने आने वाला है। ये तमाम छोटी छोटी रियासतों के बनाए हुए मंदिर हैं, जिनका कोई अब देखभाल नहीं है, पुरसाहाल नहीं है, कब्जे हो रखे हैं, टूट रहे हैं, लेकिन ये सब उन संस्कृतियों के एक एक मंदिर की बड़ी सुंदर कथाएं हैं, लेजेंड्स हैं, अवेलेबल हैं। उनको संरक्षित किया जाना मुझे लगता है मूल आवश्यकता होगी। आवश्यकता पड़े तो CSR फंड के थ्रू होनी चाहिए, लेकिन होनी अवश्य चाहिए, क्योंकि वो अयोध्या जिस दिन विलुप्त हो जाएगी, अयोध्या का मूल चरित्र ही विलुप्त हो जाएगा। फिर हम किसी भी भव्य इमारत को नया क्यों न बना ले, वहां आने के कारण मौजूद नहीं होंगे। अयोध्या आने के कारण राम के वे असंख्य मंदिर हैं, जहां अपनी अपनी भावनाओं से भरकर लोगों ने उनका कभी निर्माण किया था। एक एक मंदिर, एक एक कथा है अपने आप में। उसके मूल चरित्र का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार भरत कुंड का संरक्षण आवश्यक है, जो अयोध्या की इमीडिएट सैटेलाइट में आता है। दशरथ समाधि का संरक्षण आवश्यक है। मखौड़ा का संरक्षण आवश्यक है। मनोरम नदी, जिसका वर्णन इतना सुंदर है जिसे आज आप देख नहीं सकते, उस नदी का संरक्षण आवश्यक है। अविरल प्रवाह की नदी को अविरल प्रवाहित होना ही चाहिए, यह भी आवश्यक है। तो अयोध्या में बड़ी संख्या में कुंड थे, ये सब अंदर अंदर सरयू नदी से जुड़े हुए थे। इन कुंडों पर बसावट होने के कारण ये सभी सूख रहे हैं। इन कुंडों का संरक्षण आवश्यक है। इन सभी स्थलों का संरक्षण अयोध्या की प्राथमिकता होनी है, और द्वितीय तकता जाएगी तब जब हम इनमें आवश्यकता अनुसार नए भवनों का निर्माण कर सकें। बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के स्थान चाहिए ही होंगे, भोजन के स्थान चाहिए ही होंगे, लेकिन वे इस मूल संरक्षित स्थान से अलग होने चाहिए। यदि उसके अंदर भी हो तो वे मूल चरित्र के साथ आत्मसात हुए भवन होने चाहिए, वे उसके विरुद्ध बने हुए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के भवन नहीं होने चाहिए। अयोध्या में लगभग साल भर विभिन्न उत्सव हुआ करते हैं। इन सभी उत्सवों का संरक्षण होना है।
संरक्षण का मतलब किसी दूसरे ने इसको आयोजित करना नहीं है। संरक्षण का मतलब है कि लोगों में इतनी शक्ति आ जाए कि वे स्वयं इसे करने लगे। इसमें कोई शक नहीं है, पिछले 500 वर्षों में अयोध्या ने सिर्फ और सिर्फ हताशा देखी है, संघर्ष किए हैं, लेकिन आपको इससे ज्यादा प्रमाण भी नहीं मिलेगा कि क्या नगर है, क्या नगरवासी हैं जिन्होंने उस संघर्ष का साथ छोड़ा ही नहीं, निरंतर सतत संघर्ष करते हुए आज इस स्थिति में आ गए कि भगवान राम की जन्मभूमि आज उनके पास। क्षमा कीजिएगा, तकनीकी व्यवधान के कारण पुनः एक अवरोध उत्पन्न हुआ। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बार बार तकनीकी व्यवधान के कारण थॉट प्रोसेस भी टूटती है। हम चर्चा कर रहे थे इस बात की कि इस स्वदेशी अर्थात देश में निर्मित टेक्नोलॉजी, इसमें भी एक कार्य हमें ये करना होगा कि स्वदेशी में स्व बहुत महत्वपूर्ण है। अपने लिए निर्मित करने वाली टेक्नोलॉजी, हमें एक्सपोर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी की आवश्यकता अवश्य है, वो आपको राजस्व दे सकती है, लेकिन हमें देश के काम आने वाली टेक्नोलॉजी की बहुत आवश्यकता है। और उस टेक्नोलॉजी का भी हमें उत्पादन करने के लिए अपने नगरों को तैयार करना होगा, जो अपनी प्रकृति के साथ न्याय करती हो। उदाहरण के लिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी 70% आवश्यकता किसान पूरी करते हैं। उस 70% का एक बड़ा हिस्सा हमारा, जिसको हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं, सीमांत और लघु कृषक जिन्हें कहते हैं, वे हैं। लेकिन हमने भारत में जो भी टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में विकसित की है, वो बड़े किसानों के लिए की है, वो छोटे किसानों के लिए, मझोले किसानों के लिए नहीं की है। ये करना होगा हमें, वे छोटे छोटे इक्विपमेंट बनाने होंगे। चीन से यदि कुछ सीखना है तो ये सीखना होगा कि अपनी आवश्यकता के लिए छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना हमें आना होगा, और बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी का निर्माण भी करने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन जो अधिक हैं, पहले टेक्नोलॉजी उनके पास भी जानी चाहिए, ये हमें करना होगा। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं, अपने एक नगर क्षेत्र की बात करते हैं, अयोध्या बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बनी हुई है। कि जो प्राकृतिक कारण होंगे वे अवश्य हैं, लेकिन आधुनिक कारण भी उसके लिए बड़े स्ट्रेटेजिक हैं। एक तो ये कि सरयू नदी एक पेरेनियल रिवर है, सतत प्रवाहित होने वाली नदी है, उस पर कोई बंधन नहीं है, आज भी बंधन नहीं है। अतः इस सुंदर नदी के किनारे हमने रिवर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को लागू करना चाहिए। सरयू नदी के किनारे खस की खेती करने के स्वर्णिम अवसर उपलब्ध हैं, हमें उसके लिए अपने आप को केवल तैयार भर करना है। हमें जिसको वाटर ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, उसके लिए भी सरयू नदी और अयोध्या नगर बहुत ही सूटेबल जगह पर निर्मित है, जो कि सीधे गंगा में जाकर मिलती है और गंगा से होते हुए सीधे कलकत्ता तक और कलकत्ता से गंगा सागर तक जाने की क्षमता रखती हुई है। अतः एक बड़ा कार्गो हब अयोध्या में बन सकता है, जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट के आधार पर लागू किया जा सकता है, चालू किया जा सकता है। अयोध्या गोरखपुर से भी उतनी ही दूर है जितना लखनऊ से दूर है। अतः दोनों ही औद्योगिक इकाइयों के लिए एक बहुत स्वर्णिम अवसर ये प्रदान कर सकता है। अयोध्या क्षेत्र अपनी कार्गो के लिए बन सकता है। अयोध्या के क्षेत्र में कृषि की अपार संभावनाएं हैं। कृषि का समृद्धिकरण करने के जो निजी प्रयास चल रहे हैं, उनको और अधिक बल देने की आवश्यकता है, जिससे कि प्राकृतिक खेती का जो प्रकल्प अयोध्या क्षेत्र में कतिपय किसानों द्वारा अपने हिस्से से चलाया जा रहा था, अपने हिसाब से चलाया जा रहा था, उसको विकसित करके और बड़ा करने की आवश्यकता है, जिससे ये ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती का एक बड़ा हब बनकर विकसित हो सकता है, जो कि प्रकृति के साथ न्याय करेगा। अयोध्या अभी तक हम इसे एक धार्मिक नगरी कहते हैं, हम इसे एक स्पिरिचुअल टूरिज्म का भी सेंटर डेवलप कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि अयोध्या भगवान राम की ही नगरी नहीं है, बल्कि 5 जैन तीर्थंकरों और बुद्ध की नगरी भी मानी जाती है। वो वहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म की संभावनाएं बनती हैं। एक बड़ा वन क्षेत्र हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें इसे विकसित किया जा सकता है, जिसकी संभावनाओं पर विचार चल रहे हैं, उसको विकसित किया जा सकता है, जिससे कि उससे मिलने वाली राजस्व से अयोध्या का भला हो सके।
ऐसे तमाम सारे प्रयासों की एक पूरी लंबी सूची श्रृंखला बन सकती है, जिसके आधार पर हम अयोध्या का संरक्षण करते हुए उसकी अर्थव्यवस्था का विकास कर सके। यही स्वावलंबन है। भारत का स्वावलंबन भारत के का चीन बनना नहीं है। भारत का स्वावलंबन भारत का भारत बने रहना है। इसलिए भारत में बने हुए उद्योग, भारतीय मनीषा, भारतीय मेधा, भारतीय मेथड्स के यूज के साथ हम अगर इन विकास को कर सकते हैं तो हम दुनिया को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, एक निर्देश दे सकते हैं, एक ताकत दे सकते हैं, एक संकेत दे सकते हैं कि मूल्यों का संरक्षण करते हुए भी अर्थव्यवस्था का विकास करना संभव है। और वो संभावना हमने करके आपको दिखाई है। इस मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। तमाम विश्व के ऐसे तमाम देश हैं जिन्होंने अपनी मूल्यों की कीमत पर विकास किया है। क्या भारत यह विकास की कीमत देना चाहता है? यदि नहीं देना चाहता है तो मूल्यों का और अपनी विरासत का संरक्षण पहले करना होगा। उसके बाद हमें उस विकास के पश्चिमी मॉडल का अनुसरण करना चाहिए जो हमें कुछ अर्थव्यवस्था की हमारी शक्तियां बढ़ा सकता हो। मुझे लगता है कि मैंने अयोध्या की लिए बहुत सारी बातें आपके सम्मुख रखी हैं। यदि कोई प्रश्न होंगे तो वे आप मुझे भेज सकते हैं। मैं गौरवान्वित होऊंगा उनको उत्तर देते हुए। आप सभी आचार्य गणों को जो इस फेसबुक लाइव में लगातार जुड़े हुए थे, व्यवधान के बावजूद जुड़े हुए थे, उन सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।